Good morning. I am Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor, Department of Political Science, MLT College, Saharsa, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। आज हम पेपर MA सेमेस्टर 4 जो ओल्ड कोर्स है उसके पेपर पॉलिटिक्स इन बिहार के तहत जो टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वह सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार। सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार। देखिए, जब हम सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सोशल और इकोनॉमिक, यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पे जो बिहार की राजनीति है वो कैसे डिटरमाइन होती है, यानी सामाजिक आर्थिक पहलू जो हैं तो बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, यही जानने का प्रयास इसके तहत हम करेंगे। अब सामाजिक अगर हम समाज के पहलुओं की बात करें तो इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पहलू आते हैं, हम तीन मान सकते हैं। जैसे समाज, जैसे हम जानते हैं भारतीय समाज जाति से सबसे अधिक निर्धारित होती है। समाज के अंतर्गत दूसरा पहलू लैंगिकता का है, अर्थात पुरुष और महिलाओं का है, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट है। और तीसरा हम धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धर्म से रिलेटेड चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे और मुख्यतः अपनी चर्चा जाति और जो जाति और वर्ग, कास्ट, क्लास एंड जेंडर, इन तीन चीज़ों पे सीमित रखेंगे। धर्म पे चर्चा एक अलग टॉपिक के रूप में की जाएगी। अब जहाँ तक जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की बात है वो कहीं ना कहीं वो क्लास से जुड़ी हुई है, अर्थात आपकी इकोनॉमिक क्षमता, आर्थिक क्षमता क्या है उस आधार पर जुड़ी हुई है। आर्थिक क्षमता के आधार पर समाज को किन वर्गों में बांटा जा सकता है और वह कैसे राजनीति को प्रभावित करती है। तो सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे हम बिहार की राजनीति में। थोड़ा सा आपको पीछे इतिहास में ले चलते हैं। हमें पता है कि बिहार पहले एक बिहार बंगाल उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में था और अंग्रेजी शासन के दौरान, इंग्लिश शासन के दौरान, ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ पे जो ज़मींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था कहते हैं, जिसके तहत 20-25 वर्षों के लिए एक बार लगान फिक्स कर दिया जाता था और वो निश्चित रूप से दिया जाता रहना था, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। इसे माना जाता है कि सबसे अधिक शोषण करने वाली ये लगान व्यवस्था थी, जिसमें गरीबों का, मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। जिनके पास ज़मीन थी, बड़े पैमाने पे ज़मींदारों को ज़मीन प्रदान की गई, जो कि रेंटर के रूप में जो जो लोगों से जो खेती करते थे उनसे कर ले करके कुछ भाग अपने पास रखते थे और अंग्रेजों को देते थे। तो एक बहुत ही शोषक व्यवस्था थी, क्योंकि हर परिस्थिति में आपका लगान फिक्स होता था। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों ने भी इन जो व्यवस्थाएं, चूँकि उनके लिए भी राजस्व का मुख्य सोर्स भू राजस्व था, तो उन्होंने जो इकोनॉमिक रिलेशंस जो पहले से चले आ रहे थे उसको उन्होंने अल्टर करने का प्रयास नहीं किया, उसे चेंज करने का प्रयास नहीं किया। उन्हें ज़मींदारों के पास जो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी या बहुत सारे जो लैंडलेस लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बीच संबंधों को, इस संबंध को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। उनका मकसद बस कर इकट्ठा करना था, तो इसलिए उन्होंने उनसे सहयोग किया जो कि उन्हें कर दे सकते थे। तो जब भारत जब आज़ाद हुआ तो बिहार में भी जो व्यवस्था आई वो व्यवस्था सेमी फ्यूडल व्यवस्था ही रह गई। वो फ्यूडल व्यवस्था ख़त्म नहीं हुई और जो ज़मींदार और मज़दूरों के बीच जो संबंध था वो वहीं बना रहा। जो लैंडलेस एग्रीकल्चरलिस्ट थे और जो ज़मींदार थे उनके बीच संबंध वहीं बने रहे। तो एक रिप्रेसिव व्यवस्था के साथ बिहार ट्रैवल करता है ब्रिटिश राज से आधुनिक समय में। तो बिहार की जो राजनीति है, अब अंग्रेजी शासन के दौरान जो जाति व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों ने कभी भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो जाति हो, धर्म हो या अन्य सामाजिक कुरीतियाँ रही हों, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। जब समाज सुधारकों ने कोई पहल की तो उन्होंने लॉ बनाकर उसको रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने खुद से कोई पहल नहीं की। तो जो सामाजिक स्ट्रक्चर, जो जाति व्यवस्था थी, वो मुख्य रूप से, जैसे हम सभी जानते हैं, 4 वर्णों में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसको अगर हम एक्चुअल सामाजिक वर्गों में ट्रांसलेट करें तो बिहार में समाज में जो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार और कायस्थ, ये 4 अपर क्लास कास्ट में जाने जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो शूद्र हैं उसमें अपर शूद्राज जो हैं उसमें जिन्हें हम कभी मध्य जातियाँ भी कहते हैं, उनमें खास करके जो यादव हैं जिनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है,
14-15% के आसपास, उसके बाद कोयली और कुर्मी 5-5% के अराउंड है। ये अपर आप कह सकते हैं शुद्राज हैं, अपर ये मिडिल क्लास आप मध्य जातियाँ कह सकते हैं। इसके बाद निम्न जातियाँ हैं जो शेड्यूल कास्ट में आती हैं। तो ये बिहार की जाति का कंपोजिशन रहा है। आज़ादी से पहले जब जातियों की जो मोबिलिटी थी, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा एक समाजशास्त्री ने की है। तो उनका ये मानना था, उन्होंने जो 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 सिद्धांत दिया उसे कई बार थियरी ऑफ संस्कृताइजेशन कहते हैं, संस्कृतिकरण का सिद्धांत। ये वो सिद्धांत है जिसमें जो निम्न जातियाँ हैं वो अपने को उच्च जातियों के समान लाने के लिए उनके द्वारा, उच्च जातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, तौर तरीक़ों को अपनाने का प्रयास करती है। बिहार में 1920 के आसपास में ऐसा ही एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम कई बार जनेऊ आंदोलन कहते हैं, जिससे मध्य जातियाँ खास करके जो थी, तो मध्य जातियों ने जनेऊ धारण करके खुद को द्विज वर्ण, डबल बॉर्न कास्ट जो उसमें शामिल करने का प्रयास किया था। संस्कृताइजेशन जो था उसको नीचे से ऊपर की तरफ, जिसका विरोध बड़े पैमाने पे त्रिवेणी संघ के रूप में अपर जो खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार हैं, इन जातियों ने इसका विरोध किया। लेकिन संस्कृताइजेशन का जो पहलू था वो यही था कि आप संस्कृत बोलना सीख जाएं, आप जनेऊ धारण करें, आप उन रिचुअल्स को फॉलो करें, तो आप माने जाते थे आपका जाति की मोबिलिटी है आगे ऊपर की तरफ हो रही है। बिहार के स्ट्रक्चर में उच्च जातियाँ, मध्य जातियाँ और निम्न जातियाँ रही हैं। दक्षिण के राज्यों में क्या रहा है कि उच्च और निम्न जातियाँ रही हैं, इसलिए वहाँ निम्न जातियों को कंसोलिडेट होने में कई समाज सुधारकों ने कंसोलिडेट करने में सफलता से प्रयास किया और अपर कास्ट के डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया। लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में, जो बिहार और यूपी हम ले सकते हैं जिसको, यहाँ क्या है कि मध्य जातियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इस कास्ट डिवीज़न को कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफ्यूज़ करने में। इसके और कास्ट के बीच जो तनाव है उसको अपर और निम्न वर्ग जो लो कास्ट है उसके बीच के तनाव को कहीं ना कहीं कम भी किया। अर्थात यहाँ पे अपर कास्ट जो है, सो जो शेड्यूल कास्ट है उसका डायरेक्ट राइवलरी नहीं है, बल्कि जो मिडिल क्लास है वो है, क्योंकि अपर कास्ट मिडिल क्लास जो था वो एक मिडिल मैन के रूप में काम करता था और वही मुख्य रूप से इंटरेक्ट करता था निम्न जातियों से। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल कास्ट है, जो मध्य जातियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही हैं अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। खास करके आज़ादी के बाद जब कुछ भूमि सुधार आंदोलन शुरू हुए तो कुछ जो ज़मीन है वो उच्च जातियों से मध्य जातियों पे आ गई और ये नए ज़मींदार के रूप में, नए ज़मींदारी लोगों के रूप में उत्पन्न हुए। और जब खास करके जब उच्च जातियों के लोग गाँव को छोड़कर शहरों में चले गए, उससे बड़े शहरों में चले गए दूसरे राज्यों में, तो इन ज़मीनों पर स्वामित्व इन लोगों का स्थापित हुआ और यही लोग डायरेक्टली जो शेड्यूल कास्ट हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहे। तो हम देखते हैं पहले चरण में हम देखें तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति डिसाइड हो रही है वो जो जाति के आधार पे, जातियाँ में जो उच्च जातियों में पैदान पे हैं उनका पार्टिसिपेशन राजनीतिक पहलुओं में राजनीति में ज़्यादा है, जिसका आभास में कांग्रेस के अंदर खास करके उच्च जातियों के बहुलता के रूप में मिलता है। शुरू के वर्ष तक में 1950 के आसपास तक मध्य जातियाँ शेड्यूल कास्ट को छोड़ ही थे, मध्य जातियों का भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में नहीं था, खास करके बिहार से उच्च जातियों का ही वर्चस्व था। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ कांग्रेस के रूल करने का तरीका कभी भी लोअर और मिडिल कास्ट को एम्पावर करने का नहीं था, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो एक क्लाइंट और एजेंट के थ्रू रूल करने का प्रयास करती थी। यानी उच्च जातियाँ जिस गांव में डोमिनेंट है उनको अपने पार्टी में शामिल करके उनके थ्रू शासन करने का प्रयास करती थी। अर्थात वो कहीं ना कहीं इन्होंने मध्य जातियों को एम्पावर करने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके इज्जत, आपकी ऑनर को प्राप्त करने की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण रही बिहार जैसे राज्यों में, जो जहाँ जाति व्यवस्था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। तो इनिशियल लेवल पे तो कांग्रेस के रिजाइन के दौरान 1960 के दशक 65 के दशक तक आप देखेंगे कि जाति जो है मुख्यतः जाति शासन सत्ता का जो सूत्रधार रहा वो उच्च जातियाँ रही। लेकिन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का, अर्थात जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मध्य जातियों को जैसे ही इस बात का आभास हुआ या समझ पड़ी कि नंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने और जो काम वो उच्च जातियों के लिए कर सकते थे वो काम वो खुद के लिए भी कर सकते हैं। सो वो कहीं ना कहीं अपनी जाति को उन्होंने कंसोलिडेट करने का प्रयास किया और इसके पीछे
महत्वपूर्ण था सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करके रिसोर्सेज में हिस्सेदारी लेना और अपने सम्मान को बढ़ाना। सत्ता यहाँ डायरेक्टली सीधा सम्मान से जुड़ी हुई थी। जैसे कोई सत्ताधारी वर्ग में शामिल हो जाता था तो सम्माना था कि उन जातियों का एम्पावरमेंट हो गया रादर दैन, जबकि नेहरू ने कहा था इकोनॉमिक जब एडवांसमेंट होगा तो उससे एम्पावरमेंट आ जाएगा। जा, जाति आधारित राज्यों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजनीतिक शक्तियाँ रही हैं। जो जाति जिस जाति का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो जाति खुद भी एम्पावर फील करने लगती है और उसके बाद बाकी रिसोर्सेज पे भी उनका दूसरा महत्वपूर्ण ये रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप राज्य के रिसोर्सेज की हिस्सेदारी आप अपनी ले लें, जिसने कहीं ना कहीं अन्य जातियों ने वैसे ही अन्य जातियों को अलग भी किया है, उन्हें एलिनिएट भी किया है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी जब हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, कोलिशन पॉलिटिक्स की बात जब हमने की तो कहीं ना कहीं जो जाति एक महत्वपूर्ण आयाम बिहार क्रांति में रहा है। तो हम देखिए मध्य जातियों को भार हुआ 1960 के दशक के बाद से ही मध्य जातियों का ने यह प्रयास किया कि कांग्रेस के अंदर उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ स्थान मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, सफल नहीं हो सका। और ऐसी स्थिति में सोशलिस्ट पार्टी उभर कर सामने आई जिन्होंने मध्य जातियों को अपने अंदर आने का मौका दिया और ख़ास करके उनके सम्मान के लिए कुछ मुद्दों को उठाए। खास करके कर्पूरी ठाकुर इस मामले में जाने जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजी का एबोलिशन करके इंग्लिश का बिहार में इसेंशियलिटी को एबोलिश करके रिजर्वेशन व्यवस्था खास करके मध्य जातियों के लिए लागू करके मध्य जातियों को एम्पावर करने का प्रयास किया। और खास करके जो यादव, कुर्मी और कोयरी हैं ये उभर कर सामने आए। लेकिन इन्होंने एक फिर निम्न जातियों को अपने साथ नहीं लिया। कहीं ना कहीं ब्रॉडर जो एक कास्ट के डेवलपमेंट, कास्ट के सभी कास्ट को साथ लेकर विकास करने की बात हो सकती थी, वो पॉसिबल दिखाई नहीं दिया। 1970 से 80 के दशक में एक छोटे से पीरियड में 70 से 80 के बीच में जनता पार्टी की सरकार आई जो कि एंटी कांग्रेसिज्म ज़्यादा थी, जिसने कोशिश किया कि डिफरेंट जातियों को उसमें एकोमोडेट करने का प्रयास किया जाए, लेकिन यह एक प्रोग्रेस सफल नहीं हो सका क्योंकि ये फैक्शनलिज्म और लोगों के बीच जो पर्सनालिटी कल्ट था उसकी लड़ाई में खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं यह मुद्दा अलग अलग जातियों के नेताओं के बीच पर्सनालिटी की लड़ाई ज़्यादा थी rather than पार्टी की लड़ाई, जिसकी जगह मैंने पहले की है। 1980 के दशक के बाद से जब यह मध्य जातियों को पता चला, यह फील हुआ कि कहीं ना कहीं वो खुद को अपनी पार्टी के रूप में भी कंसोलिडेट कर सकते हैं और अपने मुद्दों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, रिसोर्सेज अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए। तो 1990 के दशक में यादव लीडर खास करके श्रीमान लालू यादव उभर कर सामने आए, जिन्होंने जाति और धर्म के कॉम्बिनेशन के द्वारा अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्डअप की, जिसके द्वारा उन्होंने करीब 15 साल तक शासन किया, जिसमें खास करके उनकी जो मंडल और कमंडल की राजनीति रही है उसको सफलता से उन्होंने एक वीव किया है, जोड़ा है। इसमें उन्होंने खासकर मुसलमानों को अपना हितैषी दिखाने के लिए उन्होंने जो राइटिस्ट पार्टी बीजेपी थी उसके एसेंडेंसी को रोकने का प्रयास किया उन्होंने, जिससे वो काफ़ी बड़े पैमाने पर सामने आए। हालांकि ये बात और है कि मुसलमानों के अंदर भी जो जाति व्यवस्था है उसमें भी उच्च जातियाँ और मध्य जातियाँ हैं, और मध्य जातियाँ भले ही लालू यादव के साथ आईं, लेकिन बाद में उनको यह फील हुआ, जिस तरह से यादवों के साथ अन्य मध्य जातियों को फील हुआ, यादवों के साथ रहकर अन्य मध्य जातियों को फील हुआ कि यह केवल कुछ खास मध्य जाति जैसे यादव या कुछ मुस्लिम जातियों का ही एम्पावरमेंट है, सभी का नहीं था। तो इससे फिर वहाँ से वो अलग भी हुए, और जिससे आगे चल कर के नीतीश कुमार ने उसे शामिल करने का प्रयास किया, और जो मध्य जातियों में भी जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है उनको साथ लेकर के, और जो शेड्यूल कास्ट है उनका कॉम्बिनेशन बनाया, और अपर जातियों के सहयोग से, क्योंकि वो एंटी लालू किसी भी पार्टी को सपोर्ट देने को तैयार थे, उन्होंने एक ऐसी संरचना वीव की जो आज कंटिन्यू कर रही है बिहार की शासन व्यवस्था में। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो जातियाँ रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। 1960-70 के दशक में खास करके बिहार में कई जातीय संघर्ष होते रहे। 1990 के बाद से खास करके लालू यादव के शासन में कहा जाता है कि जो जाति का रणवीर सेना और PWG, इसके अलावा कई जो अपर जाति और लोअर जातियों के बीच की जो सेनाएं रही हैं, इनके बीच टसल काफ़ी ज़्यादा होता रहा है।
तो ये रही कि जाति कैसे राजनीति को डिटरमाइन कर रही है। बिहार में जातियाँ ही एक्चुअली राजनीति को डिटरमाइन कर रही हैं। अ, दूसरी तरफ जो एक दूसरा पहलू है वो है क्लास का। क्लास अर्थात इकोनॉमिक आधार पे, क्षमता के आधार पे आपका एक ग्रुप निर्धारित करना। आप किस वर्ग से संपर्क रखते हैं, क्या आप उच्च जातियों के साथ महत्वपूर्ण यह है कि उच्च जातियाँ उच्च वर्ग में भी रही हैं, मध्य जातियाँ मध्य वर्ग में, निम्न जातियाँ निम्न वर्ग में भी रही हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कहीं ना कहीं एक ज़मीन की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। ज़मीन कैसे लैंड ट्रांसफ़र होगा। तो मध्य जातियाँ जो थीं, जो मध्य जातियाँ जिनके पास ज़मीन थे और कुछ हद तक, और निम्न जातियाँ जिनके पास वो बिल्कुल ही लैंडलेस रहे हैं। मध्य जातियों ने इस व्यवस्था को, खास करके ज़मीन सुधार आंदोलन रहा, इनसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग कास्ट के रूप में उभर कर सामने आए। बाद में रिजर्वेशन की राजनीति के द्वारा और फिर ओबीसी पॉलिटिक्स जो मंडल कमीशन के बाद से शुरू हुई, उसके बाद से इन जातियों ने इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और मध्य जातियाँ एक ज़्यादा एम्पावर्ड जाती हैं क्लास के सेंस में भी। और आज अगर हम 1990 के बाद से अगर आप बिहार की विधानसभा और संसदीय सीटों पे अपर कास्ट, मिडिल कास्ट और लोअर कास्ट के नंबर ऑफ़ सीटों को आप देखें तो धीरे धीरे करके मध्य जातियों ने अपर कास्ट को पूर्णतः रिप्लेस कर दिया है। ज़मीन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार में नक्सलवादी मूवमेंट का भी रहा है, क्योंकि अपर कास्ट के बाद, अपर कास्ट के बाद मध्य जातियों ने उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया और ज़मीन का हस्तांतरण जो है सो निम्न कास्ट पे नहीं हुआ, जिसके कारण नक्सलवादी आंदोलन बिहार में देखने को मिलता है। जहाँ ज़मीन, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए नक्सलवादी मूवमेंट बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग रहा है। हालांकि बाद में कई नक्सलवादी आंदोलनों ने बिहार में खास करके पार्लियामेंट्रियन मार्ग को अपनाया। काफ़ी लंबे समय तक सीपीआई सीपीएम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स रही थी बिहार में। और अब भी नक्सलवाद बिहार में अपना सर उठाए हुए है, जो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ज़मीन का बंटवारा है, आज भी एक ज़मीन का बंटवारा जो है राजनीति को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीतीश कुमार ने भी बंदोपाध्याय कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया था ज़मीन बंटवारे के मुद्दे को लेकर के, लेकिन इसकी रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। अगर यह लागू होता है तो कहीं ना कहीं क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, ज़मीन का बंटवारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो सकता है राजनीति का। अब तीसरा पहलू है वो है महिलाओं का है। अगर हम ये ध्यान दें तो बिहार की जाति की राजनीति के बीच कहीं ना कहीं जो महिलाओं का अपना पक्ष है वो गुम हो गया। 1900 आप देखेंगे आज़ादी से लेकर 1990 के दशक तक आप महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रहा है। खास करके बिहार में महिलाओं को यह माना जाता रहा है कि अगर वोट भी देना है तो वो अपनी फैमिली के जो मुखिया हैं उनके कहने के आधार पे, पति के कहने के आधार पे वोट करेंगे। उनकी अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ एजेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने महिलाओं को भी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास किया है, जिसका प्रयास उन्होंने खास करके लोअर लेवल पे जो पंचायत्स हैं जिन पे कैप्चर करके पहले मध्य जातियाँ आगे बढ़ी, उसमें रिजर्वेशन करके उन्होंने महिलाओं को शासन सत्ता से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसने फीमेल एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। उसके बाद नौकरी में भी आरक्षण दे करके उन्होंने महिलाओं को के पार्टिसिपेंट को बढ़ाने का प्रयास किया है। नहीं तो अदरवाइज जातियों की राजनीति में महिलाएं भी अपने को एक जाति के पार्ट के रूप में ज़्यादा देखती थी, rather than एक महिला वर्ग के रूप में जिन्हें पुरुषों से संघर्ष करना है अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए। इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है बिहार में, वो न केवल जाति और वर्ग बल्कि महिलाओं से भी मुख्य रूप से संबंधित है। और हम देखें तो आज भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं में लोअर लेवल पे तो भले ही सुधर गया है, क्योंकि लगभग 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। बिहार सबसे ज़्यादा आरक्षण देने वाले राज्यों में से एक है और सबसे पहले शुरुआत करने वालों में से भी रहा है। लेकिन अभी भी विधानसभाओं में या फिर संसदीय स्तर पे बिहार से काफ़ी कम महिलाएं चुनकर आती हैं। तो इस लेवल पे भी यह देखना बाकी है कि महिलाओं का जब उभार होता है तो वो राजनीति को किस हद तक प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो हमने बात की सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार की। ओके, धन्यवाद, नमस्ते, और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।